खूनी हवेली। हमारे यहाँ भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच ये सब बातें बहुत आम हैं। शायद शहरों में ये सब न सुना जाए और फिर इस बात पे कोई गौर नहीं करता, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां भूतों का राज चलता है। प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह तो भूतों का डेरा होता है, वहाँ आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस न आने के बराबर हो जाता है। कुछ खंडहर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है, प्यासी आत्माओं का वास होता है। वहाँ ऐसी एक हवेली थी नीमगढ़ में, इसे खूनी हवेली के नाम से जब सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ आसपास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके पास नहीं भटकते थे, जानवर भी दुबक के भाग आते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसानों को भी मार देता। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने उसको मिलाकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आई और उसकी खुद तस्वीर में जाके छुप गई। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहाँ आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया और सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते में फेंक दिया, ताकि सब लोग समझ जाएं कि शिकारी अब लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहाँ न कोई हवेली थी और न कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है, वो हवेली उसको नज़र आती है। ये बात कहाँ तक सही थी, ये तो वही लोग जानते थे। हवेली अब तक न तो किसी को देखी थी, न वो डरावने शिकारी का खूनी भूत। अमावस की रात थी, बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही थी। शहर से कुछ लोग नीमगढ़ के रास्ते जा रहे थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी, वो हवेली और भी ज़्यादा खतरनाक और भयानक लग रही थी। एक बार बिजली ज़ोर से कड़की, उसकी आवाज़ से गाड़ी में ब्रेक्स लग गया। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुक कर फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हो रही है और रास्ता भी नया है, कुछ और परेशानी न हो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राज़ी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए थे। उस हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही सागर ने पूछा, भैया क्या यह हम थोड़ी दूर रुक सकते हैं? क्या बारिश बहुत है और हम यहाँ नहीं हैं? उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपना ज़रूरी सामान साथ में लेकर बाकी का सामान गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे अंदर से। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। बड़ी सी मूछें और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने ज़माने की बंदूक लिए हुए, जैसे कोई महाराजा। रहा नहीं गया तो सागर ने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं? और बाबा क्या तुम यही हवेली में रहते हो और वो भी अकेले? वो बूढ़ों ने सागर की आंखों में मिलाकर कहा, हाँ ये इस हवेली का मालिक था। कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी यहीं रुक गया और घर नहीं जा पाया। सागर ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियाँ उतर कर आ रहे थे, तो फिर ये दरवाज़ा किसने खोला? और वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा
चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे सामने गए, ऐसा लगा कि उन्हें कोई देख रहा है और बहुत ही गुस्से से एकदम सबकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें हिली थी। थोड़ी देर के लिए शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। वो थोड़े डर गए थे। वो सब वो सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेके गए। वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही सोता बोल रहा था। उसको किसी ने नहीं बुलाया। उनको आदत होती है, लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। रमेश, सागर और शिरीष तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वो इतने थक चुके थे कि लेटते ही आँख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफ़ी गर्म कमरा था। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। शिरीष एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जग गए। शिरीष को कोई सपना आया था। शिरीष बता रहा था कि उसके सपने में उस फोटो वाला आदमी को देखा और हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये मजाक लगा, इसलिए उन्होंने शिरीष को समझा के शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को भी आया और सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। डर के मारे सबको बड़ी जोरों की प्यासी भूख लग रही थी। साथ में पानी लाया था जो एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज़ जा नहीं रही थी। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरे जगह फंस चुके थे, ये समझ आ गया था। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तो दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता और दरवाज़ा न कोई खिड़की मिली। सब लोग ऊपर चले गए। वहाँ से कूदने का सोचा, लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत नहीं हो पाई। ये सब क्या हुआ, यह सोच के वो आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, न खाने का कुछ था और न पानी था। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं और क्या करें यही सोच के खुद पागलों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो जाता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के सब खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकरा के खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर, अरे पागल हो गए हो क्या तुम, ऐसा कहा, और क्या कर रहे हो, जानवर हो क्या। सागर की बात का कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास कुछ थम सी गई। लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। शिरीष और रमेश में न जाने शैतान समा गया था। वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे और खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे आदेश दे दिया था। वो उसको काट कर खा रहे थे और खून को पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी, इतने दिन का भूखे थे और दोनों से बच नहीं पाए और सागर की मौत हो गई। शिरीष और रमेश अब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत डरावना दिख रहा था। खून पीना और मांस खा के वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने सागर की लाश में न शुरू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब वो शिरीष और रमेश के बगल में
जाके सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार किया और शिरीष का सिर किसी नारियल की तरफ उठ चुका था और जमीन पे खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका नहीं दिया और वो अपनी भूख मिटाने और अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंच गई और दरवाज़ा खुल गया और कर जैसे वो दरवाज़ा सालों से बंद पड़ा था। रमेश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकल कर देखा तो बारिश रुक रुकी थी। उसने उनके गाड़ी देखी और वहाँ तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पर जोर से हाथ मारा और बोला, ए ड्राइवर। तो ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है और बोलता है, जी साहब, जी साहब। दरवाज़ा खोल के बाहर आता है और वो रमेश को उठा के गाड़ी में बिठाता है और कहा, साहब बाकी लोग कहाँ गए। और रमेश रोने लगता है और कहा, वो दोनों उस हवेली में मर गए। और ड्राइवर जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है, देखकर पूरा चौंक जाता है। वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवार थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के परे था और रमेश खुद पागलों जैसे महसूस करने लगा था। और रमेश ने कहा, हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में, तू हमको ढूंढा क्यों नहीं। और ड्राइवर ने बोला, साहब हम सब कल रात को ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डर के बोल रहा था। अब मानो रमेश का खून सूख गया और उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था, सपना या कोई छलावा। और हवेली गायब और उसके दोनों दोस्त, क्या हुआ न तो उसको पता न वो, बस रमेश ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया और हिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर ने जरा सा डर के रमेश को हाथ लगाया और कहा, साहब। तो रमेश गाड़ी की सीट पर ही गिर जाता है और वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। और उस हवेली में क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ और दोस्त कहाँ गए, किसी को पता नहीं चला। ये सारे राज रमेश की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे।